वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में इस पैराग्राफ का कुछ पार्ट ही अपलोड हो पाया था, तो हम इसको स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओवर सिक्रेशन ऑफ GH stimulates abnormal growth of the body leading to gigantism। ये कह रहा है, अब हमने ऊपर पढ़े थे सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रेट होते थे, उसमें से एक हार्मोन था GH। GH क्या कर रहा था? स्टिमुलेट कर रहा था ग्रोथ हार्मोन को, और वहीं पे एक सोमैटोस्टैटिन था जो इनहिबिट कराता था ग्रोथ हार्मोन का वर्क। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए इसका GH का, तो क्या होगा? गिगैंटिज्म में कंडीशन होती है, ओवर ग्रोथ हो जाएगी। तो इसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्या कि ये एक टाइप का डिजीज़ का नाम ही हो गया कि अगर ओवर सिक्रीशन हो GH हार्मोन का तो क्या होती है? एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। उसे क्या कहते हैं? गिगैंटिज्म। और कम सिक्रीशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, और उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है ना कि सिर्फ ड्वार्फिज्म क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ड्वार्फिज्म भी दो टाइप का होता है। एक पिट्यूटरी की वजह से हो रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा वो, और एक होता है थायराइड की वजह से। अब जो फर्दर अपनी हायर स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। प्रोलैक्टिन क्या रेगुलेट करता है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क डैम। तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। और इजेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या करा रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क और ऑक्सीटोसिन कराता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन का एक और काम है, क्या कर रहा है वो? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। TSH नाम से समझ आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? TSH स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस किसका और सिक्रीशन थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से। ACTH होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ प्रेजेंट है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर। ये क्या करेगा? ये सिंथेसाइज करवाता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का, जिसका बोलते हैं जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब LH और FSH ये क्या है हमारे? LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं? गोनोडल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोनोडोट्रोपिन। तो गोनोडोट्रोपिन कौन हुए हमारे? LH एंड FSH। अब मेल्स में क्या करता है? इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। मेल में जो LH है वो सिक्रीशन करवाता है एंड्रोजन का। कहाँ से? टेस्टिस से। वहीं जो मेल्स में FSH होता है और एंड्रोजन अब मिलके रेगुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या रेगुलेट करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन मिलके? FSH एंड एंड्रोजन। अब इन फीमेल्स द LH induces ovulation of fully mature follicles from the ग्रेफिन follicle। अब जैसे प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, फिर ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। इसके अंदर हमारा होता है, क्या होता है इसके अंदर हमारा? ओवम होता है, जिसे बोल सकते हैं एग। तो इसी का क्या होता है? जो मैच्योर हो जाता है, जो मैच्योरेशन कौन करवाएगा? इस ग्रेफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा तभी फिर इसमें से रिलीज होगा। तो मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है LH। तो LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ अ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल। अब ये मैच्योर हो चुका है, इसमें से ये बाहर आना है, ओवम को बाहर आना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? LH करवाएगा। एंड मेंटेन द कॉर्पस लूटियम। और क्या मेंटेन करता है? कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। जो अब कॉर्पस लूटियम कैसे बनता है? ये ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, अभी जो ग्रेफिन फॉलिकल बचा है तो इसी से बनता है हमारा कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। अब FSH का क्या काम होता है? FSH stimulates the growth and development of the ovarian follicle in females। अब इसके नाम से समझ आ रहा है, जैसे हम समझ रहे हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फीमेल्स में क्या कराएगा? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगा ओवेरियन फॉलिकल्स का। और मेल्स में क्या कराता है? एंड्रोजन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कराता है, रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। नाउ MSH क्या था? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ही हार्मोन था जो कहाँ से सिक्रीट हो रहा था? हम पढ़ के आए हैं पीछे भी सारा।
तो MSH एक्ट ऑन द मेलेनोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। क्या रेगुलेट करता है ये? स्किन का पिगमेंटेशन रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स फॉर आर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। हमारी स्मूथ मसल्स पे क्या करता है? काम करता है और रेगुलेट करता है क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। कौन सी मसल? स्मूथ मसल्स। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स of our body and stimulate their contraction। अब फीमेल्स में जो एक विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कौन कराता है? वो यही कराता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन। अभी हमने पढ़ा था मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करा रहा था? यही ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड में। अब जो वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन एक्ट करता है हमारी किडनी पे, जिसका नाम हम पढ़ के आए थे। दूसरा नाम क्या था इसका? वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, जिसे जिसे बोलते हैं डायूरेसिस। हैंस इट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। तो वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? ADH। इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक से हम रिलेट कर सकते हैं ऐसा हार्मोन जो क्या करे? रेट ऑफ मिचुरेशन। मिचुरेशन क्या होता है? यूरिनेशन, यूरिन का पास होना। तो रेट ऑफ मिचुरेशन को जो डिक्रीज कर दे, तो एंटी डायूरेटिक। तो ये क्या कराता है? रेट ऑफ यूरिनेशन या फिर मिचुरेशन के रेट को डिक्रीज करता है, मतलब वाटर कंजर्व करने में हमारी हेल्प करता है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी को कम करता है ADH। ऑक्सीटोसिन और ADH कहाँ से आ रहे थे? हमारे न्यूरोहाइपोफाइसिस से, जो बन तो रहे थे हाइपोथैलेमस में से और स्टोर होके हो जाते थे और रिलीज होते थे थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाउ द पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? फोर ब्रेन की डोर्सल साइड में। ये हमने ऊपर डायग्राम्स में भी देखा था। पीनियल सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पीनियल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल प्ले करता है? वो जो हमारी 24 डे रिदम साइकिल होती है उसको मेंटेन करता है। तो मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायूनेरल रिदम ऑफ आर बॉडी। जागना, सोना, उठना, ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है? जो हमारी डायूरिनल रिदम है, पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? मेलाटोनिन। वो फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। कब जैसे हम बोलते हैं ना, इतना टाइम हो गया अब हमें नींद आने लगी है, तो क्या है? ये हार्मोन है मेलाटोनिन, जो ये सबको रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर, हमारा सारी चीज़ें। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस वो मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करता है और कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को में भी इसका रोल होता है। तो ये यहाँ पे इसके क्या दिए हैं? इसके फंक्शन दिए हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्प मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर और हमारा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थायराइड ग्लैंड। ये डायग्राम दिया है, देखो, वोकल कॉर्ड्स और ये क्या है? हमारा थायराइड, फिर ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। कैसे बना है? 2 लोब्स का बना हुआ है, जो कहाँ होते हैं? ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। देखो, 2 लोब्स का बना है और कहाँ लोकेटेड है? ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ये हमारा ट्रैकिया, उसके इधर इधर क्या है? ये हमारा थायराइड ग्लैंड। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड बाय विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। अभी जो कनेक्टेड है इसको बोलते हैं हम इस्थमस। एक थिन फ्लैप है ना, ये है इस्थमस। और क्या है? 2 लोब्स का बना है, ये देखो, और ट्रैकिया के साइड में है। बोथ लोब्स कैसे कनेक्टेड है? एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसे बोलते हैं इस्थमस। अब थायराइड ग्लैंड किसका बना होता है? उसके पास फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। अब जो हर एक फॉलिकल है उसके पास क्या है? फॉलिकुलर सेल है, और जो फॉलिकुलर सेल है कैविटी के अंदर बंद होते हैं।
अब ये फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन, जिन्हें बोलते हैं हम T4 हार्मोन और T3 हार्मोन। T4 को बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, और T3 को हम बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन। इनमें से जो एक्टिव हार्मोन होता है वो होता है हमारा T3, बट जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है हमारी बॉडी में बनता है T4। वो T4 से T3 में कन्वर्जन होता है ज़्यादातर हमारी बॉडी में। तो आप पढ़ते हैं अभी से थायराइड ग्लैंड को। Thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue. किसका बना है वो? Follicles and stromal tissue का बना है, तो इसे हम अंडरलाइन करते हैं। Follicles and stromal tissue. Each thyroid follicle is composed of follicular cells. अब जो follicles हैं उसके पास भी क्या है हमारे follicular cells, और follicular cells किसके अंदर है? एक कैविटी के अंदर है ये, enclosing a cavity. These follicular cells synthesize two hormone. ये दो हार्मोन बनाएंगे T3 and T4. These follicular cells synthesize two hormone. कौन से? टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, जिसे T4 भी बोलते हैं, और ट्राइआइडोथायरोनिन T3। तो आयोडीन क्या है? एक एसेंशियल है। अब हमारा जो नॉर्मल सिंथेसाइज होता है ना यहाँ पे, उसके लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो थायराइड बोलते हैं ना कि इसके अंदर आयोडीन की कमी हो गई है, इसलिए इसका थायराइड हार्मोन कम हो गया है, तो उसके वजह से बोलते हैं या तो इसको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या इसको गोइटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड ग्लैंड में हार्मोन का नॉर्मल सिंथेसिस होता रहे, उसके लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन आर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर डिफिशियंसी हो जाए हमारी डाइट में आयोडीन की, तो उससे क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमनली गोइटर बोलते हैं, जो भी मैं आपको बता ही रही थी। Hypothyroidism are commonly called goiter. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and the maturation of growing baby, leading to a stunted growth, cretinism. अब ये क्या है? सपोज प्रेग्नेंट लेडी है, अब अगर उसकी बॉडी में किसकी? थायराइड की डिफिशियंसी हो जाए, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पे जो फीटस है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं क्रेटिनिज्म, जो स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, वो इडियोटिक हो जाएगा, बुद्धू सा, मतलब जिसका मतलब विद एज होगी, बट उसका जो मेंटल लेवल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, वो अटेन नहीं कर पाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या देखो, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डियूफम्यूटिज्म, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ जो एडल्ट में दिख रही है हाइपोथायराइडिज्म, जिसे हम गोइटर बोल रहे हैं, वही प्रेगनेंसी में क्या हो रही है? क्रेटिनिज्म, जो कहाँ मिलती है? प्रेग्नेंट लेडी में, अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन, उसकी थायराइड हार्मोन की। In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular due to, अब ये एक और रीज़न सकता है। अब ये हो क्यों रहा है? एक तो वही कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, दूसरा कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर कैंसर हो जाए हमारे थायराइड ग्लैंड का, या वहाँ पे नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, तो वहाँ पे जो सिक्रीशन होता है ना थायराइड हार्मोन का, वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ जाता है। और ये देखो, due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid gland, the rate of synthesis and the secretion of the thyroid hormone is increased. कहाँ जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और एक एबनॉर्मल लेवल पे पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपरथायराइडिज्म। और ये हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब जिनमें हाइपोथायराइडिज्म मिलता है, उनका क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बहुत इंक्रीज होता है। जो नॉर्मल थायराइड का काम जो है, थायराइड हार्मोन का काम है
बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कराना, अब हाइपर और ज़्यादा हो गया तो ये और इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ रहेगा, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है उनकी बॉडी में क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो क्या होने लगता है, लीन एंड थिन होने लगते हैं। उनकी बॉडी में से क्या होता है, वेट लूज होने लगता है। तो और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, फिर इसका उल्टा होगा। वहाँ पे क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगेगा, वो कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, उनसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी। वहाँ पे जिनको हाइपोथायराइडिज्म होगा उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब की वजह से। तो हाइपरथायराइडिज्म इस जहाँ पे थायराइड बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से भी ज़्यादा, और वहाँ पे क्या होने लगती है, बॉडी पतली और उसकी एपेटाइट बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें। इसका अपोजिट होगा हाइपो में, वहाँ पे लीन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, छोटा सा होगा, स्लीपी स्लीपी, इंसोम्निया, नींद आती रहेगी उसको। तो ये देखने को मिलता है इसमें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, अभी मैंने आपको बताया। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। अब ये फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे लिख लो इम्पॉर्टेंट, और यहाँ लिख लो फंक्शंस या रोल, क्या इसका रोल है, क्या क्या रोल करता है, कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो क्या क्या हुआ पहले, रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, इसे हम बोल सकते हैं इरेथ्रोपोएसिस, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है ये। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, TCT, जो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। तो ये सारे इसके फंक्शन हुए। मेटाबॉलिक रेट पे कर रहा है, हमारी ग्रोथ पे हम देख के आए हैं, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के, फैट के, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, और एक प्रोटीन हार्मोन में सिक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, TCT, जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ह्यूमंस में, वो क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे, यहाँ डायग्राम में देखो ये प्रेजेंट है। इधर क्या थे, आगे की साइड देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड, और उसके पीछे की तरफ क्या है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ऊपर लिखा भी है। ये क्या है, वेंट्रल व्यू, वेंट्रल मतलब आगे से दिखने वाला, और ये क्या है, डॉर्सल व्यू मतलब पीछे से जैसे दिखता है हमारा। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, हमारी बॉडी में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, मतलब 2 पेयर्स होते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ, इसे अंडरलाइन कर लो। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मतलब 2 पेयर्स, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स, और कहाँ है, एक ही लोब में 2 प्रेजेंट है, ऐसे ये बन गया ना, देखो ये हमारा ट्रैक है नीचे इधर, और आगे की तरफ थायराइड, ये क्या है, पैराथायरॉयड। The parathyroid gland secrete a peptide hormone. Peptide hormone basically proteinaceous hormone called parathyroid hormone. क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH। और जो सिक्रीशन है PTH का, क्या करेगा, कैल्शियम आइंस का रेगुलेशन करता है वो भी। और एक थायराइड कर रहा था कैल्सीटोनिन, वो भी क्या कर रहा था, यही कर रहा था। अब देखते कैसे प्ले करते हैं ये दोनों होते एक दूसरे के अपोजिट है, एंटागोनिस्ट, रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को ही। पैराथायरॉयड हार्मोन दैट सिक्रीशन ऑफ PTH रेगुलेट द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आइंस। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। जो PTH है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में। PTH act on bones and stimulate the process of bone reabsorption। और क्या करता है वो, बोन से थ्रू रीएब्जॉर्प्शन करवाने लगता है कैल्शियम का, कि वहाँ पे क्या होने लगे, कैल्शियम, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो बोलते ना
कैल्शियम काहे करो, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कैसे कमज़ोर होंगी? हमारी बॉडी में है ऐसा सिस्टम कि अगर तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं से पूरी करेगा। अब तुम बाहर से नहीं ले रहे हो तो बॉडी के अंदर से लेगा। बॉडी के अंदर कहाँ कैल्शियम प्रेजेंट है? हमारी बोन्स में। जो पैराथायराइड हार्मोन है वहाँ से वो बोन का डिसोल्यूशन स्टार्ट करने लगता है, डीमिनरलाइजेशन करने लगता है। वो वहाँ से कैल्शियम निकालने लगता है कि हमें कैल्शियम चाहिए हमारे ब्लड में, तुम नहीं दे रहे तो हम तुम्हारी बॉडी में से लेंगे। तो पीटीएच क्या करता है, वहाँ से लेने लगता है और रीएब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का टिब्यू हमारी किडनी में से। जब जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पे सब होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं, तो वहाँ से क्या करेगा वो, कैल्शियम का भी रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। देखो लिखा भी है, पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल टिब्यूल्स एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से भी करता है। इट इज़ दस क्लियर दैट पीटीएच इज़ अ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। तो पीटीएच क्या निकला, एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, मतलब जो कैल्शियम का लेवल बढ़ाने में मदद कर रहा है या बढ़ाता है वो। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सियमिक मतलब कैल्शियम। तो पीटीएच इज़ अ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराता है हमारी ब्लड में। तो इट इंक्रीजेस, बता दिया इन्होंने, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दस clear that PTH hypercalcemic hormone, it increases the blood calcium level along with TCT. It plays a significant role in calcium balance in the body. और TCT क्या करता है, TC के साथ मिलके ये क्या एक बैलेंस मेंटेन करते हैं ये कैल्शियम का। और मैंने भी आपको बताया था TCT क्या है, PCT के एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट इन द सेंस जो ये PCT है वो क्या था, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन जो इंक्रीज करे। वहीं पे जो टीसीटी होती है ये होता है हाइपोकैल्सिमिक। हाइपोकैल्सिमिक जो मतलब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करे ब्लड में। जब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डिक्रीज भी करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा। हमने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि होम्योस्टेसिस हम क्या मतलब मेंटेन करके रखना चीज़ों को, इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। तो टीसीटी क्या है, हाइपोकैल्सियमिक है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा, वापस से बोन में क्या कर पाएगा, डिपोजिशन करवाएगा और कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराएगा। तो जो पीसीटी क्या है, पैराथायराइड हार्मोन, ओ सॉरी पीटीएच, गलत लिख दिया, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन और टीसीटी थायरोकैल्सिटिन हार्मोन, ये क्या है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल रेगुलेट करते हैं। ये इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, अपोजिट है। नाउ thymus gland is a lobular structure located between lungs behind the sternum ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। अब जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड कैसा है, एक लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर है, लोब्यूल जैसा। कहाँ है, दो लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे और आयोटा के आगे। ये हमारे लंग्स हुए, यहाँ हमारी स्टर्नम आती है ऐसे इसके आगे यहाँ, और इधर होती है आयोटा जो ऐसे नहीं। तो कहाँ पे है ये, बिटवीन द टू लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे और आयोटा के आगे। वेंट्रल मीन्स आयोटा, वो वेंट्रल मतलब आगे, और इससे हमें इसकी लोकेशन समझ आ गई कि कौन सा कहाँ लोकेटेड है। तो थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लंग्स के क्या होता है, लंग्स के पीछे, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और आयोटा के आगे। और जो थाइमस है एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, जो हम पढ़ते भी हैं। लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं ना, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, वही सब। The thymus play a major role in the development of immune system. This gland secretes the peptide hormone called thymosin. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये थाइमोसिन। पेप्टाइड हार्मोन ये भी प्रोटीनेशियस इन नेचर है। तो थाइमोसिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि वो डिफ्रेंशिएट करवाता है टी लिम्फोसाइट्स में, और टी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोवाइड करते थे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स which provide the cell mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity. और इसके साथ साथ क्या कराता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या मिलती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी से क्या समझ, मतलब ब्लड में प्रेजेंट है ना एंटीबॉडीज, ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड जो सेल के थ्रू आ रही है,
अब जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है, बोलते ना कि इम्यूनिटी, बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारा धीरे धीरे इसका साइज रिड्यूस होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है इसके साइज में। तो थाइमस इज डी जनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, जिसकी वजह से थाइमोसिन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या होने लगता है, वीक होने लगता है ओल्ड पीपल्स में। The thymus is degenerated in old individual, resulting in a decreased production of thymosin. As a result, immune response of old person become weak. तो thymus gland भी यहाँ पे हमारा पूरा हो गया. Now moving towards adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इसे अच्छे से पढ़ना है। और फिर ये वीडियो की अगर लेंथ बड़ी हो जाएगी तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। एक बार आप इसके जितने भी हॉर्मोन्स जितने अभी तक हमने कवर किए उनको दोबारा खुद से रीड करना, और सारे हॉर्मोन्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते रहना। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।